आज हम आपको शनि देव का कुंभ राशि में आगमन किन किन के लिए शुभ फलदायी होगा, किन किन के लिए अशुभ फलदायी होगा, क्या प्रभाव डालेगा, कब आएंगे, ये प्रवेश करेंगे, कब तक रहेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहे हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको सही समय पर सही सूचना मिलती रहे, ज्योतिष की ज्ञानवर्धन की जानकारी आपको मिलती रहे और आपके सुझाव भी अवश्य हमें भेजें, जिससे हम उनमें कुछ सुधार कर सकते हैं तो सुधार किया जाएगा और आपके लिए हम समय समय पर ज्योतिष संबंधी जानकारियां आपको प्रस्तुत करेंगे। आइए, कब राशि परिवर्तन करेंगे शनिदेव? सबसे पहले 17 जनवरी 2023 को ये मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये आपके 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में रहेंगे, यानी कि लगभग 2.25 साल के पीरियड का। जनरली सामान्यतया शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं और ये शनि देव महाराज आपको साढ़े साती का एक रूप दिखाते हैं, जिसमें आपके किए गए पिछले कर्म, जो आपने इनसे आने पहले, साढ़े साती के पहले जो भी आपने कर्म किए हैं उनका फल यही देना चाहते हैं। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो ये साढ़े साती आपके लिए अच्छी फलदायी होती है। यदि आपने इस समय में पूर्व में कुछ अशुभ कार्य किए हैं, किसी का जीव दुखाया है, किसी को परेशान किया है, तो शनिदेव महाराज उसका यहीं पे आपको प्रायश्चित या कष्ट का निवारण करना चाहते होते हैं। अतः तो शनिदेव की किन के लिए अब साढ़े साती होगी, किन के लिए ढैया होगी, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। शनिदेव जब आपके किसी भी राशि परिवर्तन को करके जब अगली राशि में आते हैं, तो आप ये देखिए कि उस राशि में जिसमें वह आए, उससे अगली राशि में आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा तो नहीं स्थित है। यदि आपकी जन्म कुंडली में उसी राशि में, यानी कि जिस राशि में शनिदेव ने प्रवेश किया, उससे आगे वाली राशि में चंद्रमा स्थित है, तो आपकी साढ़े साती प्रारंभ हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे समझे, ये मकर राशि है, ये कुंभ राशि है। जब इस कुंभ राशि में शनि 17 जनवरी को आएंगे, तो अब ये देखिए कि मीन राशि में आपके चंद्रमा स्थित है, तो यानी कि अब मीन राशि वालों को साढ़े साती प्रारंभ हो गए। अब ये साढ़े साती कैसे हुई? शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष रुकते हैं, रहते हैं, गोचरवश भ्रमण करते हैं, और जब चंद्रमा वाली राशि में भी जाएंगे तब 2.5 वर्ष हो जाएंगे, और चंद्रमा से आगे वाली राशि में जब शनिदेव जाएंगे तब भी वो उस राशि में 2.5 वर्ष रहेंगे। अतः ये 3 राशियों का भ्रमण काल आपके साढ़े साती का होता है। यानी आपका जो चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस राशि में स्थित है, उससे जब वो 12 में आ जाएंगे तब आपकी साढ़े साती प्रारंभ हो जाएगी। यानी अब जैसे ही कुंभ में प्रवेश किए तो मीन वालों को साढ़े साती प्रारंभ हो गई। अब ये कब तक रहेंगे? जब मीन में आएंगे शनिदेव तब, और उससे आगे मेष राशि में जब तक शनिदेव रहेंगे तब तक मीन राशि वालों को 7.5 वर्ष का पीरियड भोगना है। इसी प्रकार से इसके साथ साथ अब ये भी देखें कि जैसे पहले मकर राशि में चल रहे थे तब कुंभ राशि वालों को साढ़े साती लगी थी, तो अब ये कुंभ वालों के लिए दूसरी ढैया, मतलब दूसरा पार्ट, 7.5 का 3 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। तो यानी कि कुंभ वालों के लिए ये दूसरा पार्ट शुरू हो गया साढ़े साती का।
अब मकर राशि वालों के लिए ये क्या होगा? ये मकर राशि वालों के लिए तीसरा पार्ट होगा। वो कैसे? जब शनिदेव मकर राशि में थे तब वो दूसरा पार्ट चल रहा था। अब जैसे ही कुंभ राशि में आ गए तो ये तीसरा पार्ट, यानी इसको बोलते हैं उतरती हुई साढ़े साती। और मीन को लगती हुई साढ़े साती है और मकर को ये उतरती हुई साढ़े साती है। अब इन्होंने किसको फ्री किया, यानी कि साढ़े साती से किसको मुक्त किया है? इन्होंने धनु राशि वालों को मुक्त किया है। यानी कि धनु राशि वालों को अब साढ़े साती से फ्रीनेस मिल जाएगी, यानी कि साढ़े साती का प्रभाव धनु राशि वालों के लिए अब उतर गया है। ये अब इन्होंने शुरुआत करी है मीन राशि वालों के, और कुंभ राशि वाले और मकर राशि वाले अभी साढ़े साती के प्रभाव में चलेंगे। जब तक कुंभ राशि में अभी शनिदेव रहेंगे तो ये तीन राशि वाले साढ़े साती के प्रभाव में रहेंगे, यानी कि मकर, कुंभ और मीन। मकर को उतरती हुई शनि देव की साढ़े साती रहेगी और कुंभ वालों को मध्य की, यानी कि पेट पे, और बृहस्पति वालों को अभी लगी है, यानी कि ये सिर की रहेगी। इस प्रकार से साढ़े साती रहेगी। साढ़े साती के अलावा एक ढैया और होती है। ढैया का मतलब वही बात है कि एक राशि में शनिदेव 2.5 वर्ष रहते हैं, इसलिए इसको ढैया बोलते हैं। और ये ढैया किसके लिए रहेगी? जो आपकी जन्म राशि से यदि शनिदेव अब चतुर्थ भाव में हो या अष्टम भाव में हो तो आपके ढैया रहेगी। यानी कि चतुर्थ में किसके रहेगी? आप शनिदेव यहाँ पे है तो यानी कि ये आपके वृश्चिक राशि जिनकी भी है उनसे चौथे हो जाएंगे, यानी कि वृश्चिक राशि वालों को ढैया प्रारंभ हो गई। ये वृश्चिक राशि से चौथे गिनेंगे, 1 2 3 4। इसी प्रकार से 8वें किसके लिए रहेंगे? ये कर्क राशि वालों के लिए 8वें होंगे, यानी कि यहां से गिने कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, ये 8वें होंगे। यानी कि कर्क राशि और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये अभी ढैया लग गई है। और फ्री कौन हो गए ढैया से? मिथुन वाले और तुला वाले फ्री हो गए हैं अब, यानी इनको अब ढैया नहीं रही है। और आपके धनु राशि वाले भी साढ़े साती से फ्री हो गए हैं और ढैया से मिथुन और तुला वाले, यानी कि जो अभी इनको परेशानियां चल रही थी, परेशानियां नहीं, हमने जो कर्म किए हैं उनका फल हमको शनिदेव महाराज ने प्रदान किया है। अतः आप भी आगे के लिए सतर्क हो जाइए और ऐसे कर्म नहीं करें जिससे आपको उनका दंड स्वीकार करना पड़े। और दंड जब मिलता है तो आदमी ये सोचता है कि शनिदेव ने हमें साढ़े साती का परिणाम अशुभ दिया है। नहीं, हमने जो कर्म किए हैं उन्हीं का फल शनिदेव महाराज देते हैं। तो आप अभी से यदि आप बढ़िया कर्म करेंगे तो आगे आने वाली साढ़े साती आपके लिए अच्छी फलदायी होगी। अतः बुरे कर्मों से बचें, किसी को कष्ट नहीं देवें, किसी का बुरा नहीं सोचें, किसी का ये बुरा कार्य नहीं करें, तो आपके अपने आप ही अच्छे होंगे। यदि किसी को आप कष्ट पहुंचाओगे तो उस कष्ट का परिणाम भी आपको कष्ट के रूप में मिलेगा। यदि आप किसी को अच्छा वो करेंगे तो आपको लिए अच्छा ही शनिदेव महाराज लेके आएंगे। तो हम देखें, शनि की साढ़े साती मकर, कुंभ और मीन वालों को रहेगी और ढैया कर्क और वृश्चिक वालों को रहेगी। इसको ढैया को लघु कल्याणी भी बोलते हैं और शनि की साढ़े साती को दीर्घ कल्याणी बोलते हैं। अब जब ये साढ़े साती प्रारंभ होती है, यानी कि जब राशि परिवर्तन करते हैं शनिदेव, उस दिन का आपको चंद्रमा देखना होगा कि उस दिन कौन सी राशि में चंद्रमा है। तो 17 जनवरी को जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में है और
शनि जब राशि परिवर्तन करेगा यानी कि कुंभ राशि में आएगा, उस दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। तो ये 4 तरह के पाए माने गए हैं, एक सोने का पाया, एक चांदी का पाया, एक तांबे का पाया और एक लोहे का पाया। लोहे का पाया सबसे ज्यादा खराब होता है, चांदी और तांबे के पाए ठीक होते हैं और सोने के पाए को भी खराब माना गया है। सबसे ज्यादा लोहे के पाए को वो खराब बताया गया है। तो अब उस दिन जब आपके शनिदेव महाराज ने कुंभ राशि में प्रवेश किया तो आपकी राशि से वृश्चिक राशि कहाँ पड़ती है वो गिनना प्रारंभ करिए। जैसे सिंह राशि वाले गिनेंगे तो उनके लिए वृश्चिक राशि चतुर्थ होगी, यानी कि वो लोहे के पाए में होंगे, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए उस लोहे के पाए में शनि का पदार्पण हुआ है तो उस लोहे का पाया अशुभ रहेगा। तो पहला, छठा और 11वां आपका चंद्रमा आपकी राशि से पड़े, कौन सा? वृश्चिक राशि वाला चंद्रमा, क्योंकि जिस दिन शनिदेव ने राशि परिवर्तन की है उस दिन वृश्चिक राशि में चंद्रमा था। तो वृश्चिक राशि से हम गिनेंगे तो पहला चंद्रमा किसके लिए पड़ेगा? वृश्चिक के लिए। वृश्चिक से वृश्चिक का पहला पड़ेगा और मिथुन के लिए छठा पड़ेगा, यानी कि मिथुन राशि से आप वृश्चिक तक गिनेंगे तो छठा होगा। और मकर के लिए ये 11वां होगा वृश्चिक वाला चंद्रमा। तो यानी वृश्चिक, मिथुन और मकर वालों के लिए सोने के पाए में शनिदेव का पदार्पण होगा। तो कई जगह पे सोने का पाया अच्छा भी बताया गया है, लेकिन सामान्यतः अशुभ ही रहता है। इसी प्रकार से दूसरा, 5वां और 9वां जो चंद्रमा आपका हो तो वो चांदी के पाए में होगा। तो तुला के लिए दूसरा होगा, कर्क के लिए 5वां होगा, मीन के लिए ये 9वां होगा। तो इस प्रकार से तुला, कर्क और मीन वालों के लिए चांदी के पाए में शनिदेव का पदार्पण होगा, जो बहुत अच्छा होगा, यानी कि ये 2.5 साल उनके लिए अच्छे होंगे। तांबे के लिए तीसरा, 7वां और 10वां होता है। कन्या के लिए तीसरा है, वृषभ के लिए 7वां है और कुंभ के लिए ये 10वें है। यानी कि कन्या, वृषभ और कुंभ वालों के लिए तांबे के पाए में शनिदेव का पदार्पण होगा तो वो अच्छा रहेगा। और सिंह के लिए ये चौथा रहेगा, मेष के लिए यह 8वां रहेगा और धनु के लिए 12वां रहेगा। यानी कि मेष, सिंह और धनु वालों के लिए लोहे के पाए में पदार्पण होने से अशुभ फलदायी रहेंगे, यानी कि इनके लिए शनिदेव का कुंभ राशि में परिवर्तन अच्छा नहीं पाया जाएगा। पाया के अनुसार कई चीजें देखनी पड़ेगी, एक ही के अनुसार हम 7.5 के फल का फल आदेश नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमें कई चीजें देखेंगे। शनिदेव जब 1 साल में एक बार वक्री होते हैं, जब 2.5 साल में शनिदेव यानी कि 2.25 साल लगभग, जैसे 17 जनवरी से और आपके 29 मार्च तक 2.25 साल तक जब तक कुंभ में रहेंगे तब तक ये शनिदेव 2 बार वक्री होंगे। ये 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक वक्री होंगे। इसी प्रकार से 30 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक वक्री होंगे। 1 साल में एक बार वक्री होंगे, लगभग 4.5 महीने के करीबन ये वक्री रहते हैं। इसी प्रकार से ये सूर्य के पास जब शनिदेव गोचरवश आ जाएंगे या सूर्य देव जब कुंभ राशि में आएंगे या मकर राशि में रहेंगे तब भी अस्त हो सकते हैं। कुछ अंश के इनकी डिस्टेंस होती है, उसमें जब दूरी पे होते हैं तब ये अस्त होते हैं। तो ये आपके 31 जनवरी 2023 से 5 मार्च 2023 तक ये अस्त रहेंगे। दूसरी बार जब 2024 में 12 फरवरी 2024 से 17 मार्च 2024 तक ये अस्त रहेंगे। अस्त होते हैं तो ये अपने परिणाम पूर्ण रूप से नहीं दे पाते हैं, वक्री देते हैं, वक्री भी होते हैं तब भी ये परिणामों में कुछ कमी अधिकता लाते हैं। वो अलग अलग राशि पे निर्भर करता है,
ये वक्री होने पे ये धीमी गति से चलते हैं, उल्टे चलते हैं, तो इस वजह से परिणाम लाने में थोड़ी देरी लगाते हैं और कुछ अशुभता भी प्रदान करते हैं। अब आइए आपके कौन से तारे में रहेंगे और कौन से तारे में आपका जन्म है, उसके अनुसार तारे का भी निर्धारण किया जाएगा। यानी कि पहला जो जन्म का तारा होता है, यानी कि जिसमें आपका जन्म होता है जिस नक्षत्र में, वो पहला आपका जन्म नक्षत्र कहलाता है। दूसरा वाला संपत नक्षत्र होता है, तीसरा विपत होता है, चौथा सेम होता है, पांचवा प्रतिहारी होता है, छठा साधक होता है, सातवां वध होता है, आठवां मित्र होता है और नौवां परम मित्र होता है। इस प्रकार से हम देखें कि आपके कुंभ राशि में 3 नक्षत्र का पार्टिसिपेंट होता है, यानी कि 3 नक्षत्र कुंभ राशि में आपके हैं। धनिष्ठा नक्षत्र आधा मकर में होता है, आधा कुंभ में होता है। आपके फिर सतविका नक्षत्र पूरा आपके कुंभ राशि में होते हैं और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के 3 पार्ट तो आपके कुंभ में होंगे और एक चौथा पार्ट जो होता है, नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, जिसमें चौथा चरण आपका मीन राशि में होता है। शनिदेव का कब कब इन नक्षत्रों में भ्रमण रहेगा उस पर थोड़ी सी नजर डाल लें। धनिष्ठा नक्षत्र में 17 जनवरी 2023 से पहले भी धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं, लेकिन वो मकर राशि में थे। अब कुंभ राशि में 17 जनवरी 2023 से 15 मार्च 2023 तक रहेंगे। फिर ये वक्री होके 15 अक्टूबर 2023 से 24 नवंबर 2023 तक फिर ये धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे। सतविका नक्षत्र में आपके 15 मार्च से 2023 से शुरू होंगे और 15 अक्टूबर 2023 तक ये आपके चलेंगे। इसी प्रकार से 24 नवंबर 2023 से 6 अप्रैल 2024 तक भी सतविका नक्षत्र में रहेंगे। 19 अगस्त 2024 से 28 दिसंबर 2024 तक ये सतविका नक्षत्र में रहेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आपके 6 अप्रैल 2024 से 19 अगस्त 2024 तक रहेंगे। इसी प्रकार से 28 दिसंबर 2024 से 29 मार्च 2025 तक ये पूर्वा भाद्रपद के 3 चरणों में रहेंगे। उसके बाद में ये आपके मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तब भी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ही रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का है। मंगल और शनि में आपस में जो आपको पता ही है कैसा व्यवहार रहता है, थोड़ा शत्रुता पूर्वक रहता है। तो जब धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे तब थोड़ा सा अच्छा फल देने में नहीं प्रदान कर पाएंगे। इसी प्रकार सतविका नक्षत्र आपका राहु का होता है। राहु और शनि एक जैसे हैं तो उनमें इनका प्रभाव एक जैसा ही आपको मिलेगा, यानी कि राहु और शनि का एक जैसा प्रभाव होने से ज्यादा प्रभावी होंगे। अपने परिणाम जो शुभ और अशुभ जो देना चाह रहे हैं वो देंगे आपको। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है। गुरु और शनि में समता है, ना मित्र है ना शत्रु है, लेकिन अच्छा ही प्रभाव देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गुरु शुभता प्रदान करने की कोशिश करेंगे। अब ये देखिए कि ये जन्म नक्षत्र यदि आपका मंगल का होगा तो यानी उसके बाद में धनिष्ठा नक्षत्र में जब चलेंगे तो ये मंगल का नक्षत्र है। तो ये जन्म नक्षत्र किसी का हो तो संपत उनके पड़ेगा चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा का जिनका जन्म होगा उसके लिए मंगल का नक्षत्र संपत नक्षत्र कहलाएगा। जिनका जन्म सूर्य के नक्षत्र में है उसके लिए ये धनिष्ठा नक्षत्र विपत कहलाएगा। जिनका नक्षत्र का जन्म शुक्र का है उनके लिए ये धनिष्ठा नक्षत्र शेम नक्षत्र कहलाएगा। और जिनका केतु के नक्षत्र में जन्म है उनके लिए मंगल का नक्षत्र प्रतिहारी कहलाएगा, यानी कि 5वां होगा तो वो ठीक नहीं होगा। जिनका बुध का होगा नक्षत्र उनके लिए मंगल का नक्षत्र साधक होगा। और जिनका शनि के नक्षत्र में जन्म है उनके लिए मंगल का नक्षत्र वध नक्षत्र होगा।
और जिनका गुरु के नक्षत्र में जन्म है उनके लिए मंगल का नक्षत्र मित्र होगा, और जिनका राहु के नक्षत्र में जन्म है उनके लिए परम मित्र ये मंगल का, यानी कि मंगल जब धनिष्ठा नक्षत्र यानी कि धनिष्ठा नक्षत्र में जब शनि का भ्रमण होगा तो मंगल के लिए पहला, जिनका भी मंगल के नक्षत्र में जन्म है उनके लिए जन्म का नक्षत्र कहलाएगा। और ये 9 नक्षत्र का एक साइकिल पूरा होने के बाद में दूसरा नक्षत्र जो अनुजन्म नक्षत्र कहलाता है 10वां नक्षत्र, और 19वां नक्षत्र आपका त्रिजन्म नक्षत्र कहलाता है। इसी प्रकार से जब राहु के नक्षत्र में 7वीं का नक्षत्र में जब शनिदेव रहेंगे तो यदि किसी का जन्म यदि राहु में ही होगा, नक्षत्र में हो, तो वो जन्म नक्षत्र, द्विजन्म नक्षत्र या अनुजन्म नक्षत्र या त्रिजन्म नक्षत्र जो क्रम में होंगे, उसी प्रकार से यदि मंगल के नक्षत्र में किसी का जन्म होगा तो जब राहु के नक्षत्र में शनिदेव का भ्रमण होगा यानी कि 7वीं में, तब संपत यानी कि तब उनको धनदायक होगा। विपद किसके लिए हो जाएगा? जिनका चंद्रमा के नक्षत्र में जन्म है उनके लिए जब राहु के नक्षत्र 7वीं में शनिदेव का भ्रमण होगा तब अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार से आप तीसरा नक्षत्र पढ़े या प्रतिहारी 5वां नक्षत्र पढ़े या वध शनि 7वां नक्षत्र पढ़े, यानी कि आपके जन्म नक्षत्र से धनिष्ठा नक्षत्र जब तीसरा, 5वां और 7वां पढ़े तो वो आपके लिए अशुभप्रद होगा। जब 7वीं का आपका तीसरा, 5वां और 7वां पढ़े, यानी कि आपके जन्म नक्षत्र से इनका तीसरा, 5वां और 7वां पढ़े तो आपके लिए अशुभप्रद होगा। और जब पूर्वा भाद्रपद तीसरा, 5वां और 7वां आपके लिए पढ़े तो यानी कि वो आपके लिए अशुभप्रद होंगे। शनिदेव प्राय जब भी राशि परिवर्तन करके और आपकी जन्म राशि से तीसरे, छठे और 11वें होते हैं तब वे शुभ होते हैं, वो आपको शुभता प्रदान करते हैं। तीसरे आपके लिए ये धनु राशि वालों के लिए पढ़ेंगे, यानी कि धनु से हम गिने जब कुंभ तक गिनेंगे, क्योंकि अभी कुंभ में चल रहे हैं तो धनु, मकर और कुंभ, तो इस प्रकार से ये इनके लिए अच्छे होंगे। इनके पराक्रम में वृद्धि होगी, इनके छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध बनेंगे और सभी प्रकार से अपने अच्छे फलदायी होंगे। यदि ये छठे पढ़ेंगे कन्या के लिए, कन्या से हम गिने कुंभ तक तो छठे पढ़ेंगे तो कन्या राशि वालों के लिए अब अच्छे आएंगे। इनके शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। कोई मुकदमा कोर्ट कचहरी का चल रहा है तो उसमें सफलता मिलेगी और इनके शत्रु परास्त होंगे। कोई बीमारी अभी चल रही है उससे भी निजात मिलेगी, यानी कि उनके लिए अच्छे होंगे। और आपकी कोई कंपटीशन में या किसी में भाग ले रहे हैं तो उसमें भी आपको विजय मिलेगी, यानी कि सफलता मिलेगी, आप अच्छे रहेंगे। मेष राशि के लिए ये 11वें होंगे। तीसरे, छठे और 11वें शनिदेव अच्छे होते हैं, तो मेष राशि के लिए 11वां भाव आपका लाभ का है, आय का है, बड़े भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे होंगे। इस प्रकार से मेष राशि वालों के लिए ये 2.5 साल का पीरियड अच्छा होगा। लेकिन हम देखें मेष और धनु के लिए लोहे का पाया भी आ गया, तो इस वजह से अब रिजल्ट में थोड़ी सी शुभता और अशुभता दोनों का समावेश हो गया है। इसी प्रकार से आप देखेंगे, अब हम एक एक बात करें कि क्या प्रभाव होंगे, किन राशियों को क्या शुभता देंगे, किन के लिए क्या रहेंगे, उसके बारे में। अब एक बात ये देख लीजिए कि आपके क्या शनि की महादशा भी चल रही है या अंतरदशा चल रही है। यदि महादशा और अंतरदशा है तो आपके ये 7.5 और ढैया का जो जिन के भी है उनके लिए ज्यादा प्रभावी हो जाएंगे। यदि आपके अन्य पाप ग्रहों की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, जैसे मंगल की, राहु की, केतु की, इनकी यदि दशा और अंतरदशा चल रही है तब भी आपके ये 7.5 और ढैया आपको परेशान करने वाली होगी।
वो परेशान क्यों करेगी? क्योंकि उस समय आप पूर्व में आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं, उनका आप दंड आपको भोगना पड़ेगा। वैसे मकर और कुंभ शनि की राशियां हैं और शनि इनमें भ्रमण करते हैं, तो साढ़े साती और ढैया में इतना ज्यादा अशुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। एक गोचरवश इन 3 राशियों में आप जिन जिन के साढ़े साती के लिए या जो चल रही है, उनमें यदि आपके सर्वाष्टक वर्ग में या समुदाय अष्टक वर्ग में 30 बिंदु से अधिक बिंदु हैं, तो आपको ये साढ़े साती और ढैया ज्यादा परेशान नहीं करेगी। अब आइए मेष राशि वालों के लिए 11वें रहेंगे। 11वां भाव आपको बताया कि धन का है, लाभ का है, आय का है, तो इसमें और बड़े भाई बहनों का है, आपकी यश प्रतिष्ठा भी मान सकते हैं उसमें, तो इनमें वृद्धि होगी। मेष राशि वालों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। आप खुल के काम करिए, लेकिन अशुभ काम नहीं, शुभ काम करिए जिससे आपको अच्छा लाभ मिलता रहे और दूसरों को भी फायदा पहुंचे और आपको भी फायदा मिले। वृषभ राशि के लिए ये 10वें होगा। 10वां भाव आपके पिता का, कर्म क्षेत्र का, राजनीति का, इनका है। तो यहाँ पे 10वें भाव में, केंद्र भाव में होने से, कर्म भाव में होने से आपके कर्म क्षेत्र में बदलाव होगा। आपके पिता से कुछ विचारों में मतभेदता होगी। राज्य पक्ष से भी आपको कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी। लेकिन वृषभ राशि के लिए शनिदेव योग कारक होते हैं, इसलिए अच्छा ही फल देंगे, ज्यादा अशुभ फल प्रदान नहीं करेंगे। लेकिन स्थानांतरण भी होगा तो आपका सही जगह पे होगा, आपका प्रमोशन की भी संभावना बनेगी। इसी प्रकार से मिथुन राशि वालों के लिए ये 9वें होंगे। 9वां भाव धर्म का है, भाग्य का है और दक्षिण भारत में पिता का भी मानते हैं, तो यानी धर्म के प्रति रुचि बढ़ाएंगे भी, लेकिन कुछ धर्म की यात्राएं भी आपको कराएंगे। धार्मिक यात्राएं, धार्मिक प्रवचन सुनने को मिलेंगे और कुछ मानसिक तनाव भी रहेंगे। आपके संतान का भाग्योदय भी होगा, पौत्र वृद्धि भी हो सकती है यदि इस उम्र के हैं, तो आपके लिए मिथुन राशि वालों के लिए ये अच्छे रहेंगे। त्रिकोण भाव में गोचर व शनि का जाना अच्छा ही है। कर्क राशि वालों के लिए ये 8वें रहेंगे, तो कर्क राशि वालों के लिए ज्यादा अशुभता प्रदान करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए कुछ कठिनाइयां देंगे। रुका हुआ पैसा अभी आने की कोई संभावना नहीं है। आप किसी को पैसा नहीं दें, नहीं तो आपका और अटक जाएगा, रुक जाएगा। आपके धर्म के प्रति जो रुचि है उसमें भी कमी आएगी। कुछ ऐसी घटनाएं भी होंगी जो अप्रत्याशित, जिनके कारण आपको दुख शोक भी हो सकता है, तो सावधानी बरतें और शनिदेव के मंत्र का जाप करते रहें, तो आपका ये समय सही ढंग से पास हो जाएगा। यदि आपके शनि की महादशा और शनि की अंतरदशा चल रही है या पाप ग्रहों की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो आपको विशेष सावधानी बरतनी है, बाकी समय ठीक है। सिंह राशि के लिए ये 7वां है। 7वां होने के कारण आपके जीवन साथी से आपके कुछ विचारों में मतभेदता या उनके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट हो सकती है, या पार्टनर संबंधी विवाद हो सकता है, और कोई लंबी यात्रा भी हो सकती है जो भी कष्टप्रद हो सकती है या आपके फायदेमंद नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से कन्या राशि वालों को ये छठे रहेंगे। छठे शुभ अच्छे फलदायी रहेंगे, यानी शत्रुओं पर विजय, ऋण की निवृत्ति या ऋण लेना चाहते तो वो प्राप्ति, और आपके कष्ट रोग उनमें भी कमी आएगी, और आपकी कहीं कंपटीशन या प्रतियोगिता में आप भाग ले रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। तुला राशि वालों के लिए ये 5वें होंगे। तुला राशि वालों के लिए भी शनि योग कारक होते हैं, और त्रिकोण भाव में भ्रमण होने से संतान का भाग्योदय, आपकी भी पद प्राप्ति, प्रमोशन, और आपको भी अच्छे फल मिलेंगे, और सब प्रकार से तुला वालों के लिए सही रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए चतुर्थ रहेंगे, तो चतुर्थ अच्छे नहीं माने गए हैं, तो अतः इस समय मानसिक तनाव, आपके माताजी को शारीरिक कष्ट, आपके पिताजी को भी शारीरिक कष्ट, और संतान को भी थोड़ा सा
विदेश यात्रा, बाहर जाना पड़े, फालतू के खर्चे हो, व्यय हो, शिक्षा पे या इस तरह की चीज़ों पे, तो ये वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अच्छा नहीं है। उसमें विशेषकर शनि के मंत्र का जाप करें और शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करें, तो आपको कुछ सहायता और सफलता मिल सकती है। धनु राशि वालों के लिए ये तीसरे होंगे, तो तीसरा भाव पराक्रम का है, उसमें वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों से अच्छा संबंध बनेंगे। आपने अभी तक जो कोई किसी प्रकार से दिक्कत आ रही थी, उसमें निवृत्ति होगी और आपके लिए अच्छा समय आ गया है। आप कोई भी नया कार्य भी करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। मकर राशि वालों के लिए दूसरे होंगे, यानी कि शनि की राशि है मकर, और मकर राशि के लिए वैसे तो कुटुंब में थोड़ा सा कुछ विवाद भी हो सकता है और आपके मुख संबंधी कोई समस्या आ सकती है या दिक्कत आ सकती है, या धन आपका कहीं भी ऐसे में खर्च हो सकता है जो आपके लिए मतलब लाभदायक नहीं है, और कुटुंब में थोड़ा सा आपका पारिवारिक कलह की संभावना बन सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए पहले होंगे, यानी कि साढ़े साथी के भी प्रभाव में होंगे, और कुंभ राशि पहले होने से यानी कि सिर पे मानसिक तनाव आपको प्राप्त रहेगा या फालतू की चिंताएं आपको परेशान करती रहेगी। कुछ यात्राएं भी ऐसी होंगी जिनसे आप मतलब इच्छुक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको करनी पड़ेगी और पैसा भी खर्च होगा। मीन राशि के लिए 12वां है, 12वें में ज्यादा खर्चा और साढ़े साथी का प्रारंभ इनके लिए कष्टप्रद है, और ऐसी यात्राएं भी होंगी जिनमें बहुत ज्यादा खर्चा, बीमारी का भी संभावनाएं बनेंगी। तो अतः इस समय सावधानी पूर्वक आपको निकालना है, और खर्चे पे आपको किसी को देने में पैसा नहीं दें, नहीं तो आपका पैसा अटक जाएगा, आपका प्राप्ति में बहुत दिक्कत आएगी। आप इसके लिए शनि देव के मंत्र जपें और शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करें, तो आपके लिए ये समय सुप्रद व्यतीत होगा। ओम शं शनश्चराय नमः, ओम शं शनश्चराय नमः। इस शनि देव के मंत्र का जाप करते रहें, और शनि की वस्तुएं जैसे साबुत उड़द, काले तिल शनि देव मंदिर में जाके अर्पण करें और आराधना करें, और अपना प्रायश्चित करें कि हमने पूर्व में जिसको भी कष्ट पहुंचाया उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, और आगे अच्छे कार्य करें, ऐसे कार्य नहीं करें जिनसे आपको कष्ट मिलते रहें। अभी वर्तमान में बृहस्पति देव मीन राशि में चल रहे हैं, ये शनि और राहु के बीच में रहेंगे। जब शनि देव कुंभ राशि में आ जाएंगे तो बृहस्पति देव आपको थोड़ी सी शुभता, यानी कि कर्क और वृश्चिक वालों को अभी शुभता प्रदान करेंगे। इसलिए साढ़े साथी में जब तक अप्रैल तक बृहस्पति देव 2023 में रहेंगे, तब तक इनको साढ़े साथी से थोड़ा सा या ढैया जो इनके होगी उनमें थोड़ी सी अशुभता में कमी होगी। जब राहु के साथ इनकी युति हो जाएगी और शनि की दृष्टि होगी, तब ये थोड़ा सा कम प्रभावित कर पाएंगे। उसके बाद में इनकी दृष्टि सिंह राशि पे और आपके तुला राशि पे और धनु राशि पे रहेंगे, तो इनको जो अशुभता मिलने वाली थी उसमें कमी लाएंगे। इस समय साथ में ये धीमी गति के ग्रह को भी आपको देखना है, कौन आपके लिए शुभ फलदायी हो रहे हैं और कौन अशुभ फलदायी होंगे। जब तक राहु पे भी दृष्टि शनि की रहेगी, इस प्रकार से मेष राशि वालों के लिए अभी का समय यानी कि 2023 का समय इतना ज्यादा बढ़िया नहीं रहेगा। अतः सावधानी बरतें और शनि देव के मंत्रों का जाप करते रहें और शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करें, और किसी गरीब की सहायता जरूर अवश्य करते रहें, और गरीब और आपके नीचे जो काम करने वाले हैं उनको आप परेशान नहीं करें, नहीं तो शनि देव आपको और ज्यादा कष्ट प्रदान करेंगे। धन्यवाद।